आज के इस हमारे पंचायत के प्रधान के सम्मेलन में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय बसवराज बोम्मई जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नलिन कटील जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री नारायण स्वामी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे चित्रदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर श्री पाटिल जी, श्री रामावलु जी, कोटा श्रीनिवास पुजारी जी, लक्ष्मण साउदी जी, अरुण कुमार जी, हमारे महामंत्री संगठन श्री GM सिद्धेश्वरा जी, जो हमारे लोकसभा में साथी हैं, सांसद हैं, श्री GS थिप्पा रेड्डी जी, श्री चंद्रप्पा जी, श्री जूली हटी जी, श्रीमती पूर्णिमा श्रीनिवास जी, श्री YA नारायण स्वामी जी, श्री चिदानंद गौड़ा जी, श्री KS नवीन जी, श्री मुरली जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, यहां उपस्थित सारे प्रदेश से आए हुए पंचायत के प्रधान, जिन्हें आप सरपंच कहते हैं, और हमारे इस जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज पंचायत के प्रधानों को, पूरे प्रदेश के सरपंचों को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है और अपने जिले के दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहां देख रहा हूं और आपका मैं जोश भी देख रहा हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यह जोश, यह उत्साह इस बात को मुझे आश्वस्त करता है कि आने वाले विधानसभा में आपने तय कर लिया है कि फिर से कमल ही खिलाएंगे, कमल ही खिलाएंगे। मित्रों, जब मैं कर्नाटक में आया हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यह बहुत ही सांस्कृतिक भूमि है, यह गुरुओं की भूमि है, यह प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, यह शौर्य का प्रतीक रखने वाली भूमि है और ये सामाजिक परिवर्तन लाने वाले हमारे भगवान ऋषि मुनियों की भूमि है। ऐसे भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। आज मैं जब यहां इस पवित्र स्थान पर आया हूं तो मैं अगर भगवान बसवन्ना को याद न करूं, नारायण गुरु भगवान को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए उन ऋषि मुनियों को भी और भगवान को भी याद करते हुए, हमारे सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ। ನಾನು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನ ತುಂಬಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದೇಶ,
ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪ್ರದೇಶ, ಗುರು ಶರಣರ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಡಿನ ಶರಣರಾದಂತ ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मित्रों, अभी आपके सामने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बोमई साहब ने अपने लंबे व्याख्यान में इस बात को बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम आपको जमीनी स्तर पर जीवन शैली को ऊंचा करने में अपना योगदान कर रहे हैं. इसलिए मैं उन बातों को बाद में थोड़ी देर के लिए छूऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा. लेकिन आप पंचायत के प्रधान आए हैं, इसलिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीति में एक बात हमेशा याद रखो, अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को हमेशा याद रखो. अगर बुरे दिन का पता ना हो तो अच्छे दिन का स्वाद नहीं आएगा. अगर बुरे दिन की जानकारी ना हो तो अच्छे दिन का समझ नहीं आएगा. यहां बोमई साहब बैठे, यहां लक्ष्मण सावजी बैठे हैं, यहां नवीन जी बैठे हैं, बाकी सब बैठे, सिद्धेश्वर जी बैठे हैं. इनसे पूछो कि आज से 15 साल 20 साल पहले पंचायत को कितना पैसा विकास के लिए आता था. पूछो इनसे. आपको एक तस्वीर खींचेगी. रामलू जी से पूछो, आपको पता चलेगा कि एक पंचायत को अगर 20 लाख मिल जाते थे, 10 लाख मिल जाते थे, तो पंचायत का प्रधान पीठ ठोक के बोलता था, मैं बहुत बड़ा शेर हूं, मैं ये पैसे आपके विकास के लिए लाया हूं. आज एक एक पंचायत को करोड़ों रुपए हर साल विकास के लिए मिल रहे हैं. यह परिवर्तन है. और मैं ये भी बताना चाहता हूं, यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पता कीजिएगा, पहले ये पैसा दिल्ली से चलता था, बंगलौर में रुक जाता था, और बंगलौर में पहले प्रदेश के एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए तनख्वाह पे डाइवर्ट होता था, और फिर जब पैसा बच जाता था तो धीरे से वो पंचायतों के लिए ट्रांसफर होता था. लेकिन आज दिल्ली से मोदी जी का पैसा सीधा चलता है और वो रुकता है तो पंचायत घर पे जाकर रुकता है, बीच में कोई नहीं आता. और आपको ये भी बताऊंगा कि आज से 12-13 साल पहले प्रति व्यक्ति प्रति साल 54 रुपए आते थे विकास के लिए, 54 रुपीज पर पर्सन, अगर मैं उस हिसाब को जोड़ूं. और आज 15वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग के बाद 674 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से विकास के लिए आता है. यह भी हमको समझना होगा, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा. मित्रों, सारी स्कीम्स की आपके सामने चर्चा हुई है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि गांव का आदमी कभी भी बैंक से लोन लेने के लिए अपने घर की प्रॉपर्टी बैंक को नहीं गिरवी रख सकता था, या उस पर वह लोन नहीं ले सकता था. मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड्स के लिए लगभग 1.5 लाख गांव का ड्रोन से सर्वे हो चुका है, और लगभग 85 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांट दिए गए हैं. और आने वाले समय में 2.2 करोड़ लैंड के प्लॉट्स का प्रॉपर्टी राइट गांव के प्रधानों को और गांव के लोगों को मिल जाएगा. इस बात को भी हमको समझना चाहिए.
ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಶಕ್ತೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಕತ್ಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 12-13 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂತ ಹಣ ಕೇವಲ 54 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 650ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ग्राम स्वराज अभियान के तहत जहां ग्राम को विकास करने का योजना तो बनाया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट गांव की कल्पना है, उसमें यह तय हुआ है कि गांव का विकास कोई बंगलौर का अफसर आकर के आपका नहीं करेगा, कोई आपके चित्रदुर्ग का डिप्टी कमिश्नर नहीं करेगा. अब आपका विकास करने के लिए ग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्लान बनाएंगे तो वहां के लोग बनाएंगे और लगभग 2.5 लाख गांव में यह प्लान अपलोड हो चुका है. अब जो जनता कहेगी वही विकास होगा और उस पर डीसी उसको पैसा देगा. यह हमको समझना चाहिए. यह अंतर आया है. और इसके साथ साथ जब मैं डिजिटलाइजेशन की बात करूं तो आपको जान करके खुशी होगी कि 1,60,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिक चुका है और लगभग 1,08,000 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है. यह डिजिटल इंडिया है जिसको हमको समझना चाहिए. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಕೂಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. कर्नाटक सरकार ने जो अमृत ग्राम योजना बनाई है उसको हम चाहेंगे कि ग्राम के पंचायत अच्छी तरीके से पढ़कर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. मैं बोमई साहब को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस अमृत योजना के तहत गांव को वाइब्रेंट बनाते हुए उसके विकास के काम को आगे बढ़ाया है. मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज कर्नाटक ओडीएफ हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है और लगभग 3,585 ग्राम पंचायत जो है वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी कार्यक्रम हो गया है. मुझे इस बात की भी खुशी है कि यह पहला स्टेट है, पहला राज्य है जहां रूरल सैनिटेशन की पॉलिसी बनी है. और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जल जीवन मिशन में 42.6 लाख यानी 42,60,000 रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर पहुंचा दिया गया है. यह एक बहुत बड़ी एक विकास का कार्य हुआ है जहां की आपको 42.6 लाख हाउस होल्ड को टैप वाटर से जोड़ दिया गया है. यह भी हम आपको बताना चाहेंगे. मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पंचायत के प्रधानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लास्ट बेनिफिशियरी तक केंद्र के और प्रदेश की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इसकी चिंता करना आपका काम है. आपको जानना चाहिए, मैं आखिरी समय नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन कर्नाटक ने
उज्ज्वला योजना में बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये यहां बैठे लोगों की ये जिम्मेवारी है कि अंतिम व्यक्ति तक ठीक से मोदी जी का और बोमई साहब का दिया हुआ जो सफल सपोर्ट है वह पहुंच रहा है और ठीक ढंग से मिल रहा है, इसकी चिंता करना हमारे कार्यकर्ताओं का काम है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪಿಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಯೋಜನೆ ತಲುಪೋ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. एक मेरा और निवेदन है प्रधान के प्रदेश हमारे पंचायत के प्रधान से, वो यह है कि हमको सारे देश को सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में लाना है और सामाजिक सुरक्षा में लाने के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सारी योजनाओं में हमारे गांव का कोई भी आदमी छूट नहीं जाना चाहिए. दिस इज द टास्क विच आई एम ट्राइंग टू गिव टू दी पंचायत प्रधान्स. एंश्योर दैट एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ योर पंचायत should be enrolled in Atal Pension Yojana. He should be made to be the part of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है. हम सामाजिक सुरक्षा की ओर आगे बढ़ सके, इसकी हमको चिंता करनी है. मैं एक निवेदन और करूंगा कि सौभाग्य योजना में जो हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसकी चिंता करना भी हमारी जिम्मेवारी है. मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आयुष्मान भारत में अभी हमने 50 करोड़ लोगों को कार्ड से जोड़ा है. उसमें बहुत से लोग हैं जिनको अभी कार्ड लेना बाकी है. उनको भी कार्ड मिले और वह गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का उपयोग कर सके. इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है. मुझे खुशी है कि 3 करोड़ लोगों ने इसकी सुविधा उठा ली है और 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए खर्च हो चुके हैं. यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ, ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ को लोगों को भोजन मिल रहा है, वही कर्नाटक में 4 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हैं और उनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रही है. उसको हमको आगे बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके,
इसकी हमको चिंता करनी है। इसके साथ साथ मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कर्नाटक में हो रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मजाली में जो आपके यहां 250 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्यक्रम चल रहा है, वह भी हमारे किसान भाइयों को मत्स्य के लिए, फिशरीज के लिए बहुत बड़ा नया आयाम उत्तर कन्नड़ा में खोलेगा। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि जहां राशन कार्ड होल्डर्स 4 करोड़ हैं, वहां बोमई सरकार ने 1.6 करोड़ लोगों को और राशन कार्ड दिया है। इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। कर्नाटक आज एक्सपोर्ट्स में, स्पाइसेस में 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए भी मैं कर्नाटक के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को किया है। और कॉफी में 1 बिलियन यूएस डॉलर का आप निवेश कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, निर्यात कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವಂತದ್ದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವದಿಂದ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ कर्नाटक के पंचायत के प्रधानों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह समय सबसे अच्छा समय है आप लोगों के लिए। यह एक तरीके से स्वर्णिम समय है पंचायत के प्रधानों के लिए, जहां इतनी बड़ी राशि विकास के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। मैं लंबे समय तक एमएलए रहा हूं, मुझे मालूम है पंचायत को कितना कम पैसा मिलता था। आज पंचायतों को बड़ी मात्रा में पैसा मिल रहा है और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो धरती पर ठीक ढंग से लगे, इसकी चिंता करना आपका काम है, यह मैं जरूर कहूंगा। आज मैं यहां आया हूं तो मैं इस अवसर का सदुपयोग करते हुए एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की रक्षा के लिए पिछले 8 सालों में जो काम किया है, वो किसी भी प्रधानमंत्री उतना काम नहीं कर पाए जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए, एक समय था जब बॉर्डर पे पहुंचने के लिए 3-3 दिन लग जाते थे, हमारा सैनिक पहुंच नहीं पाता था। आज बॉर्डर में पहुंचने के लिए 24 घंटे के अंदर हमारा सिपाही पहुंच सकता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आज दिन तक किसी ने भी चाइना को स्टैंड ऑफ नहीं दिया था, लेकिन अपनी सरहदों को संभाल के रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम किसी के धरती पर जाने को इच्छुक नहीं है, लेकिन कोई भी भारत को बुरी निगाह से नहीं देख सकता है। इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा। और आपको जानकर खुशी होगी कि बॉर्डर के बराबर पर पिछले 8 सालों में हजारों किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, ताकि हमारे फौजी भाई घंटों में
बॉर्डर पर पहुंच सके और देश के सरहदों की रक्षा कर सके। आप बताइए, कभी किसी ने कल्पना की थी? कभी किसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था? कभी किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था क्या? कभी किसी ने एयर स्ट्राइक किया था क्या? यह कारगिल में भी जवाब दिया था तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, ये अग्निपथ योजना, ये क्रांतिकारी योजना है। ये दुनिया में भारत की फौज को मजबूती के साथ दुनिया में और ऊंचा स्थान रखने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है कि उनको बरगलाने की कोशिश चल रही है, मुझे मालूम है कि उनको गुमराह करने की कोशिश चल रही है, मुझे मालूम है कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए, जो नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन आए, जो नहीं चाहते हैं कि कोई नई योजना के तहत हमारे युवाओं का सही तरीके से उनकी ताकतों का उपयोग होते हुए देश सेवा में लगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने युवा साथियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से देश की सेवा की है और आगे चल करके ये अग्निपथ से निकला हुआ अग्निवीर दुनिया में अपने आप को स्थापित करते हुए देश रक्षा के लिए हमेशा जाना जाएगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं इस मंच से अपने युवा साथियों को अपील करता हूं कि हम गहराई से इस योजना को समझें। आप जाने कि 17 साल की उम्र में किसी युवा को ट्रेनिंग का मौका मिले और वो ट्रेनिंग सिर्फ फौज के लिए नहीं, उसकी जिंदगी को बदल देने के लिए, एक नए आयाम स्थापित करने के लिए, और फिर फौज में जुड़ जाने के लिए, और फौज के बाद वो प्रदेश की सर्विसेज में जुड़ जाने के लिए। यहां बोमई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि हम जो लोग अग्निवीर बन करके आएंगे उनको प्रायोरिटी देंगे सर्विस में। तो यह अपने आप में कौन सा ऐसा नौजवान है जो 21 साल की उम्र में 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के देश सेवा के साथ प्रदेश की सेवा और पुलिस की सेवा के लिए तैयार होगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि हमारे युवा साथी जो आज कभी आंदोलन के राह पर हैं, वो वार्ता के राह पर आए, समझे, जाने, पहचाने और अपनी तकदीर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि गहराई से सारी चीजों को समझे, जाने, और यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा युवाओं की चिंता करने वाली पार्टी है और देश को भी चिंता करने वाली पार्टी है। इसलिए आपके विकास में हम अपने आप को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, ज्यादा ना कहता हुआ फिर से मैं आपके माध्यम से युवा साथियों को अपील करूंगा, इस योजना का लाभ उठाएं और हमारे पंचायत के प्रधान अपने गांव में अपने युवाओं को इससे संदेश मेरा जरूर पहुंचाएं और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। और हम युवा साथियों के प्रति पूरी हमदर्दी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हलीमी के साथ उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम की गहराई को जरूर समझें और जानें कि दुनिया में फौज को आगे बढ़ने का रास्ता जो हमारी सरकार ने बनाया है वह रास्ता उत्तम रास्ता है। उस रास्ते को प्रशस्त करने में उनका सहयोग रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, बताइए अपने पंचायत में कमल खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे ना? मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कनाडा। भारत माता की